गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होने में समय शेष है 5 सेकेंड। रेडी, स्टार्ट। आज़ादी की 76वीं वर्षगांठ के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए ठीक ही उसे बड़ा लक्ष्य देने की कोशिश की। हालांकि प्रधानमंत्री देश के शासनाध्यक्ष होते हैं और इस लिहाज से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिए जाने वाले उनके भाषण में अक्सर सरकार की उपलब्धियों और चुनौतियों का ब्यौरा भी होता है, लेकिन एक तो यह आज़ादी की कोई सामान्य वर्षगांठ नहीं बल्कि उसके 75 साल पूरे होने का मौका था, जिसे अमृत महोत्सव के रूप में देश भर में सेलिब्रेट किया जा रहा है। दूसरे, प्रधानमंत्री मोदी अन्य प्रधानमंत्रियों से इस मामले में ज़रूर खास हैं कि वह किसी भी मौके को रूखी औपचारिकताओं के साथ गुजर जाने देने के बजाय उसे सर्वाधिक उत्कृष्ट रूप देने की कोशिश करते हैं, ताकि उससे निकला संदेश दूर तक और देर तक महसूस किया जाता रहे। आश्चर्य नहीं कि इस मौके पर उन्होंने देश के सामने आज़ादी के शताब्दी वर्ष तक यानी अगले 25 वर्षों में विकसित राष्ट्र बनने का एक नया लक्ष्य रखा और देशवासियों से पंचप्रण लेने का आह्वान किया। ये पंचप्रण विकसित देश बनाने की दिशा में काम करना, गुलामी के निशान मिटाना, अपनी विरासत पर गर्व करना, विविधता में एकता सुनिश्चित करना और नागरिक कर्तव्यों का पालन करना पहली नज़र में अमूर्त से लग सकते हैं। अलग अलग नज़रिए से इन पर कई तरह के सवाल भी उठाए जा सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के नज़रिए से देखें तो ये देशवासियों को पॉजिटिविटी से भरने की क्षमता रखते हैं। ये देशवासियों की ऊर्जा के बेहतर इस्तेमाल को आसान बना सकते हैं। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर आज़ादी की लड़ाई में योगदान करने वाले और आज़ादी के बाद राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाने वाले महापुरुषों को याद किया और महिलाओं के प्रति सम्मान सुनिश्चित करने की खास ज़रूरत बताई। तो भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के रूप में दो सबसे बड़ी चुनौतियों का भी जिक्र किया। रोज़मर्रा के कामकाज में सरकार की सफलता असफलता को फ़िलहाल छोड़ दिया जाए तो इस मौके के अनुरूप राष्ट्र के सामने रखे गए इस एजेंडे में कोई खराबी नहीं है, लेकिन यह तो कहना ही होगा कि इस एजेंडे की भी आखिरी परीक्षा इसी बात से होगी कि इस पर अमल कितना होता है। दूसरी बात यह ध्यान रखने की है कि यह एजेंडा एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश का है, इसलिए देश के इस स्वरूप को लेकर खास सावधानी बरतने की ज़रूरत है। सरकार को हर हाल में यह सुनिश्चित करते हुए चलना होगा कि विपक्ष के साथ न केवल उसका अच्छा तालमेल बना रहे बल्कि इनमें से कोई भी एजेंडा या चुनौती विपक्ष को खारिज करने के हथियार के रूप में न इस्तेमाल होने लगे। तभी अगले 25 वर्षों की प्रस्तावित यात्रा सार्थक हो सकती है। राकेश झुनझुनवाला न सिर्फ स्टॉक मार्केट के
राजा थे, बल्कि मैं तो कहूँगा कि वह बिगेस्ट बुल, भारत के बहुत बड़े एडवोकेट और एक बेहद उम्दा इंसान भी थे। स्टॉक मार्केट को एक अलग ऊंचाई देने में उनकी बड़ी भूमिका थी। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग उन्हें देखकर आए। वेल्थ क्रिएशन के वह बहुत बड़े उदाहरण थे। उन्होंने खुद तो पैसा बनाया ही, दूसरों को भी पैसा बनाने के लिए उत्साहित किया। राकेश झुनझुनवाला को मैं पिछले 35 सालों से जानता हूँ। हमारा और उनका कैरियर लगभग साथ ही शुरू हुआ था। मैंने भी सीए किया, उन्होंने भी सीए किया। तब भारत में एक ही सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। उसमें ट्रेडिंग हॉल था, जिसे हम ट्रेडिंग रील बोलते थे। वहाँ पर हम लोग रोज़ाना ही मिला करते। राकेश के इर्द गिर्द शुरू से ही लोग रहा करते थे, क्योंकि उनका एक अलग कन्विक्शन था, एक नॉलेज बेस था, इसलिए लोग उन्हें काफ़ी इज्जत देते थे। राकेश की ख़ास बात थी कि वह हमेशा अपने दिल से बात करते। उन्होंने कभी कुछ भी नहीं छुपाया। आम तौर पर जब लोग कुछ स्टॉक वगैरह खरीदते हैं तो उसके बारे में दूसरों को नहीं बताते, लेकिन राकेश ऐसे नहीं थे। वह दिल के बहुत खुले थे, उनमें बनावट जरा भी नहीं थी। उनका मानना था कि स्टॉक मार्केट से सबका पैसा बनना चाहिए। देश के लिए वह बेहद आशावान थे। हमेशा कहते कि इंडिया के दिन हैं, अगले 10, 20, 30 साल में बहुत प्रोग्रेस करेगा। वह बहुत बिंदास और खुलकर बोलते, लेकिन उनकी बात का कोई बुरा नहीं मानता था। लोगों को लगता कि थोड़ा रफ बोल रहा है, लेकिन उनका अपना एक जज्बा था, अपना एक तरीका था लोगों से शेयर करने का। वह दिल से बात करते थे, इसलिए लोगों के दिलों पर राज भी करते थे। राकेश हम सबको बहुत कुछ सिखाकर गए हैं, अपनी एक लेगेसी छोड़कर गए हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ देखता हूँ कि स्टॉक मार्केट में कि यही वो जगह है जहाँ आप सीख सकते हैं, कमा सकते हैं और रिटर्न भी पा सकते हैं। मगर राकेश ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा चैरिटी में दे दिया। यह एक मिसाल है। हिंदुस्तान में बहुत कम लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने बोला है कि मेरी वेल्थ का 25-35% या 1/3 चैरिटी के लिए है। यह उनकी शख्सियत का एक और पहलू है। वह बहुत सारी कंपनियों के बोर्ड में भी रहें, बहुत सारी कंपनियां प्रमोट भी की, हमेशा गाइडेंस के लिए अवेलेबल रहते थे। मुझे लगता है कि उनके जाने से स्टॉक मार्केट और देश को भी एक बड़ा नुकसान हुआ है। इसकी भरपाई बहुत मुश्किल है। स्पष्ट कानूनी प्रावधानों के बावजूद इस तरह की घटनाएं बताती हैं कि या तो इन कानूनों पर अमल में कोई बड़ी गड़बड़ी है, या फिर ज़मीनी स्तर पर स्कूलों में इनके बारे में ढंग से जानकारी नहीं पहुंची है। यही नहीं, बच्चे की मौत के बाद हुए विरोध प्रदर्शन पर पुलिस के लाठीचार्ज अलग सवाल खड़े करता है। ऐसे मामलों में शासन से अतिरिक्त संवेदनशीलता का परिचय देने की अपेक्षा की जाती है।
स्टॉप।